नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। जतन इनोम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय के बिंदु भारतीय संविधान का विकास पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस विषय का संपूर्ण मैटर हमारे द्वारा आरबीएससी एवं एनसीईआरटी की बुक्स से बिंदुवार सेलेक्ट किया गया है। 1599 में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों हेतु पूर्वी देशों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। 1765 से 1772 तक भारत में दोहरा शासन बना रहा था, क्योंकि प्रशासन का दायित्व नवाब के हाथों में था, जबकि राजस्व वसूली प्रशासन कंपनी के हाथों में था। अब इसके बाद अपन देखते हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और अन्य दो प्रेसिडेंसियां मद्रास व बम्बई को विदेश नीति के मामले में बंगाल के अधीन किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधा आता है। इस एक्ट से 4 सदस्यों की एक परिषद गवर्नर जनरल हेतु बनाई गई। इसमें सदस्य थे क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस और बोरवेल। कोलकाता में सन 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोर्ट को दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल में दायर की जाती थी। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। आगे अपन देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्य संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य कार्यों हेतु नियंत्रण मंडल के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। इस प्रकार सर्वप्रथम कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को पृथक किया गया। अगला बिंदु है 1784 के अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, एक कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, दूसरा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण मंडल द्वारा। यह व्यवस्था 1858 तक जारी रही। सन 1858 में नियंत्रक मंडल को समाप्त कर भारत परिषद का गठन किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधा आता है कि किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण मंडल को समाप्त करके भारत परिषद का गठन किया गया था? आंसर होगा 1858 का अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दी गई। मुख्य सेनापति को इस परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया। अन्य 2 प्रेसिडेंसियां मद्रास और बम्बई को प्रत्येक मामले में बंगाल के अधीन किया गया। अगला एक्ट है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारे जो एक्ट्स हैं उनका सीक्वेंस, इसलिए अपन को अंदर के बिंदु ध्यान में रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि 1784 के एक्ट के बाद 1793 ईस्वी का एक्ट आया था और निरंतर अपन आगे देखते जाते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का पदेन सदस्य होने का अधिकार समाप्त कर दिया। नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। 1919 तक यह व्यवस्था जारी रही। इसके पश्चात ब्रिटिश कोष से इसका वेतन आहरित किया जाने लगा। अगला एक्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया? 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। शैक्षिक उत्थान हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अलग से रखने का प्रावधान किया गया। अगला एक्ट है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत बना दिया गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगला बिंदु है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, अर्थात चीन के साथ व चाय के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। 1835 ईस्वी के इस अधिनियम के तहत ही प्रथम विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में हुई थी। अगला बिंदु है दासता को अवैध घोषित किया गया। 1843 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया गया और इस संबंध में भारतीयों के साथ भेदभाव समाप्त किया गया। अगला एक्ट है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम में पहली बार कार्यपालिका व विधायी शक्तियों को पृथक किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। सर्वप्रथम पूरे भारत हेतु कानूनों के निर्माण के लिए विधान परिषद, जिसमें 12 सदस्य थे, की स्थापना की गई। भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस एक्ट द्वारा अपनाया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 1854 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी चार्टर एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1858 की विक्टोरिया घोषणा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। इसके तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। इसी उद्घोषणा से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि प्रथम वायसराय कौन बना था। आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला अधिनियम 1858 का अधिनियम। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। इसकी व्याख्या देखेंगे अपन। 15 सदस्यीय भारत परिषद का अध्यक्ष भारत राज्य सचिव, जिसे भारत मंत्री के नाम से जाना जाता है, को बनाया गया। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य का वेतन भारतीय राजकोष से सन 1919 तक दिया गया। अगला अधिनियम है 1861 के भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश 61। ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से अपन इन बिंदुओं को कभी भी नहीं भूलेंगे। अध्यादेश यानी 61 अर्थात 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लागू किया, अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्था जो कि वर्तमान में है उसकी नींव रखी गई। इसी अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। 1862 ईस्वी में कैनिंग ने पटियाला नरेश, बनारस के राजा एवं ग्वालियर के पीएम सर दिनकर राव को विधान परिषद का गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया। विधान परिषद के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला बिंदु है गवर्नर जनरल को नए प्रांत व प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया, अर्थात इस एक्ट ने कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की।
1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मद्रास व बम्बई में हाई कोर्ट गठित हुए। गवर्नर जनरल को विधान परिषद गठित करने का अधिकार दिया गया। इसी शक्ति के तहत बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। अगला अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के अधिनियम द्वारा परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये भी पूछा जाता है बार बार हर परीक्षा में कि वार्षिक बजट पर बहस और सरकार से प्रश्न पूछने का सर्वप्रथम अधिकार भारतीयों को कब मिला? इसका आंसर होगा 1892 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु निर्वाचन पद्धति आरंभ करना था, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन शुरू किया गया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है 1919 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सचिव और वाइसराय कौन कौन थे, अर्थात इसका आंसर ये रहेगा कि लॉर्ड मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वाइसराय थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडल का सिद्धांत इसी अधिनियम में प्रस्तुत किया गया। भारत परिषद 1909 द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें 27 निर्वाचित तथा 33 मनोनीत सदस्य शामिल थे। गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी के 9 सदस्यों सहित इसकी संख्या 69 हो गई थी। 1909 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक मताधिकार था। 1919 ईस्वी में सिखों को भी पृथक मताधिकार दिया गया। कालांतर में 1935 ईस्वी के अधिनियम में भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपीय लोगों तथा हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता यही है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अर्थात पृथक मताधिकार किस अधिनियम के माध्यम से प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा 1909 के अधिनियम के द्वारा। आगे अपन देखते हैं, स्त्रियों व राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व भी 1907 ईस्वी में सैयद हुसैन बिलग्रामी व केजी गुप्ता को भी नियुक्ति मिली थी। 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, 1919 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वाइसराय चेम्सफोर्ड था। भारत शासन 1919 द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडिया व यूरोपीय लोगों इत्यादि वर्गों में पृथक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया। अर्थात जिस चीज की शुरुआत पृथक प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को लेकर हुई थी, उसका दायरा 1919 के अधिनियम में बढ़ा दिया गया। पहला अधिनियम जिसमें उत्तरदायी शासन नामक शब्दों का प्रयोग किया गया, वो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला बिंदु है, शासन के एकात्मक स्वरूप के बावजूद इस अधिनियम ने केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग किया गया। दोस्तों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है
कि पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसकी अपन व्याख्या देखते हैं। प्रांतीय शासन के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित व आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह के द्वारा कार्य करते थे, जबकि आरक्षित विषयों पर वे कार्यकारी परिषद की सलाह के द्वारा कार्य करते थे। अगला बिंदु है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु। अगला बिंदु है केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित, जिसके तहत उच्च सदन राज्य परिषद तथा निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाई। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निर्धारित। स्त्रियों को मताधिकार नहीं, वस्तुतः इसका आधार संपत्ति था। अगला बिंदु है बजट के कुछ अंशों पर सदस्यों को मतदान का अधिकार भी इस अधिनियम द्वारा दिया गया। भारत राज्य सचिव का वेतन अब ब्रिटिश कोष से किया जाने लगा। अगला बिंदु है देशी राजाओं की भूमिका के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए एक नरेश मंडल के गठन का निर्णय लिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 दिल्ली में की गई। इस मंडल का अध्यक्ष वाइसराय था, जबकि प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। सभी राज्यों का इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं था, फलतः मैसूर और हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुए। अगला बिंदु है लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति 1919 के अधिनियम में की गई। दोस्तों, अगला अधिनियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशली भारतीय संविधान के लिए। ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में पहली बार संघीय व्यवस्था लागू की गई। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित रखते हुए पहली बार शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया, जो वर्तमान में भी भारतीय संविधान में इसी प्रकार विभाजित है। केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन को स्थायी सदन बना दिया गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया, जिसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला बिंदु है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम के द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए, जिनमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम तथा संयुक्त प्रांत शामिल थे। ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। दोस्तों, अगला बिंदु है भारत शासन अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान, जो 1937 में स्थापित हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में तथा सर मॉरिस ग्वालियर को प्रथम न्यायाधीश बनाया गया। हालांकि ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि कतिपय मामलों में अपील ब्रिटेन की स्थित प्रिवी काउंसिल में किए जाने का प्रावधान था, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटेन का प्रिवी काउंसिल ही था। 1858 के एक्ट द्वारा स्थापित भारत परिषद को इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार हरिजनों तक किया गया। ब्रह्मा को भारत से अलग तथा अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर इंग्लैंड के अधीन किया गया। सिंध व उड़ीसा नए प्रांत बनाए गए। साथ ही बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बनाया गया। दोस्तों, अतः कहा जा सकता है कि 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा व जटिल अधिनियम था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, इसके 14 भाग थे, 321 धाराएं थी व 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। 1950 में लागू भारतीय संविधान का यह प्रमुख आधार था।
26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन मुख्यतः इसी कानून के तहत चलता रहा। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम ये बात कही थी कि 1935 के अधिनियम को लगभग भारतीय संविधान में 80% से अत्यधिक इसी अधिनियम को आधार बनाया गया है। पंडित नेहरू ने कहा है कि ये अधिनियम अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। अगला अधिनियम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम रखा गया व 18 जुलाई को इसे पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, अर्थात ब्रिटिश संसद का अधिकार समाप्त हो गया। प्रत्येक राज्य को कानून बनाने की पूर्णतया इस अधिनियम द्वारा छूट मिल गई। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल, असम के सिलहट जिले सहित इसमें शामिल किए गए। ब्रिटिश क्राउन की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि ब्रिटिश क्राउन की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द कब समाप्त हुआ, अर्थात 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान था, देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने हेतु स्वतंत्र होंगी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड लिस्टोवल अंतिम भारत राज्य सचिव, जबकि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 5 जुलाई 1947 को देशी रियासतों के एकीकरण हेतु सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय रियासत विभाग का गठन तथा वीपी मेनन इस विभाग के सचिव बनाए गए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय रियासत विभाग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया तथा इसके सचिव किसे बनाया गया। किसके नेतृत्व का आंसर होगा सरदार पटेल तथा इसके सचिव थे वीपी मेनन। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी विभिन्न एक्ट एवं अधिनियम के बावजूद भारतीय नेतृत्व की संविधान निर्माण के प्रति सजगता का प्रमाण कुछ इस प्रकार है। स्वराज मिशन 1895, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, नेहरू रिपोर्ट 1925, कराची प्रस्ताव 1931 तथा सप्रू समिति 1944। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना। इसमें कुल 389 सदस्यों, जिनमें ब्रिटिश प्रांत से 296 व देश रियासतों से 93 सदस्य का प्रावधान रखा गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोनों ही फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 तथा सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला बिंदु है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व उपाध्यक्ष HC मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किए गए। संविधान निर्मात्री सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला किसे माना गया है। तो 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला माना गया है। इसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पास किया। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, जबकि नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वह इसमें अन्य 7 सदस्य KM मुंशी, M सादुल्ला, BL मित्र, KS अय्यर,
एन गोपालस्वामी अयंगर तथा डीपी खेतान थे। कालांतर में मित्र व खेतान के स्थान पर क्रमशः माधव राय व टीटी कृष्णमाचार्य की नियुक्ति की गई। अगला बिंदु है संघ के संविधान से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान निर्मात्री सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया गया तब अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। अगला बिंदु है 8 जनवरी 1949 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान के कुल 3 वाचन हुए। 26 नवंबर 1949 से कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता का प्रावधान, चुनाव, अस्थायी संसद व संक्रमणकालीन प्रावधान। संविधान निर्मात्री सभा का अंतिम तथा 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के अंतिम दिन अर्थात 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर के लिए सभा पटल पर संविधान की 3 प्रतियां रखी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के हस्ताक्षर के लिए सभा पटल पर संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी, अर्थात 3 प्रतियां। संविधान की प्रारूप पर संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। खर्चा अगर अपन देखें तो 64 लाख रुपए संविधान निर्माण में कुल खर्च हुआ था। दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय संविधान का विकास बिंदु समाप्त होता है। दोस्तों, अपना फीडबैक मुझे कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।